नमस्कार। मैं पूनम वर्मा आज एक कहानी के साथ उपस्थित हूँ। कथा काव्य धारा में ही ये कहानी है और कहानी के लेखक हैं मधुसूदन शर्मा जी। कहानी का शीर्षक है मृग मरीचिका। तो सुनिए कहानी। उत्तर भारत में जून माह के मध्य की दोपहरिया सूरज की रोशनी के सैलाब के साथ साथ उसका सारा ताप भी ले आती हैं। कस्बे से शहर को जाती सूनी और तपती सड़कें प्यास से व्याकुल मुसाफिर को मृग मरीचिका का भ्रम देती हैं। शहरों का हाल तो और भी बेहाल है। तेज गर्मी, चुंधियाई धूप और साथ में भीषण उमस समूचे तन को पसीने से भिगो ही देती है। साथ में मन भी बेचैन हो उठता है। किंतु कुछ ही दिनों बाद होने वाली सुधा पावस के आगमन की कल्पना उसे भिगोए रखती है। बाहर की तीखी धूप और जला देने वाली गर्मी से बेखबर अदिति क्षीर सागर के ठंडे और नीम अंधेरे में डूबे डाइनिंग हॉल में चिंता में निमग्न बैठी थी। उसने फिर से मोबाइल ऑन किया। 3 बज चुके थे। यहाँ आए लगभग 1.25 घंटा हो चुका है। अंश का अभी तक कोई अता पता नहीं। उसका मोबाइल भी नेटवर्क कवरेज से बाहर आ रहा है। अनजानी आशंकाओं से अदिति का दिल धड़क उठा। एक ही कंपनी में कार्यरत अंश और अदिति के मध्य पहले दोस्ती हुई, फिर नज़दीकियां बढ़ने लगी, जो धीरे धीरे कब प्यार में बदल गईं, दोनों को पता ही नहीं चला। एक संपन्न परिवार से ताल्लुक़ रखने वाला हंसमुख और खुशमिजाज अंश दिखने में भी कम हैंडसम नहीं था। अदिति के जीवन साथी की सारी कल्पनाओं पर खरा उतरता था। बस एक ही तो कमी थी उसमें, लेकिन वह कमी भी शादी के बाद अदिति दूर कर देगी, ऐसा उसे विश्वास था। आज का दिन, समय और स्थान अंश ने ही चुना था। आज उन्हें अपने रिश्ते पर आखिरी मुहर लगानी थी। पारिवारिक सहमति तो पहले ही मिल चुकी थी, लेकिन अंश अभी भी क्यों नहीं आया? उसका मोबाइल भी नहीं लग रहा, कोई मैसेज भी नहीं है। अदिति कॉफ़ी के दूसरे कप का सिप लेती हुई फिर से अनहोनी की आशंकाओं के विस्तीर्ण समंदर में डूब गई। उफ, बाहर कितनी ह्यूमिडिटी है। यहाँ आकर चैन मिला है। ऊब और परेशानी में डूबे पुरुष स्वर को सुन चिंतित और आशंकाओं में निमग्न अदिति का ध्यान बगल की टेबल पर आकर बैठकर साइड में शॉपिंग बैग्स रखते हुए उस अधेड़ जोड़े की ओर गया। कितना अंधेरा है यहाँ, हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा। न जाने यह लोग रेस्तरां की अधिकतर बत्तियां बुझाकर क्यों रखते हैं। महिला स्वर में शिकायत थी। पुरुष हंसा। इतना महंगा रेस्तरां तेरे मेरे जैसे शॉपिंग से थके शादीशुदा लोगों के लिए नहीं होता। यहाँ आने वाले जोड़ों को अंधेरे की ही दरकार होती है। वह सब तो ठीक है, पहले ये बताओ तुमने पेमेंट के लिए मेरा क्रेडिट कार्ड क्यों यूज़ किया? गुस्से में सना सवाल उछाला गया। मेरे कार्ड की लिमिट खत्म हो गई है ना, इसलिए। सवाल को बेहद शांति से पुरुष ने लपक लिया और ठंडे बस्ते में डाल दिया। कुछ दिन पहले ही मैंने तुम्हारे अकाउंट में वेंडर के पेमेंट के लिए 2 लाख रुपए डाले थे, जो तुमने अभी तक नहीं किया। तुमने वे रुपये खर्च कर दिए और क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी खत्म कर दी। कहाँ गए इतने पैसे? महिला भड़क कर कुर्सी से खड़ी हो गई। रिलैक्स बेबी रिलैक्स। रुपया तो खर्च करने के लिए होता है ना, तो खर्च हो गया। लेकिन कहाँ खर्च किया इतने रुपये? महिला स्वर में आई तेजी ने आसपास की टेबलों का ध्यान भी आकर्षित कर लिया था। अब तक सर झुकाए वार्तालाप सुनती अदिति ने भी उन दोनों को की ओर देखना शुरू कर दिया। सुनो, यहाँ तमाशा मत बनाओ, घर चलकर शांति से बात करेंगे। पुरुष स्वर सख्त हो उठा था। घर को तुमने घर छोड़ा ही कहाँ है? कोई कामकाज तुमसे होता नहीं। बुटीक के भरोसे बड़ी मुश्किल से मैं घर को चलाती हूँ। सारी मेहनत मैं करती हूँ। तुम्हारे जिम में सिर्फ वेंडर्स का पेमेंट छोड़ा है। मुझे अभी और यहीं बताओ रुपये कहाँ गए? यार, परसों इंडिया और इंग्लैंड का वनडे मैच था ना, इंडिया के जीतने की पूरी गारंटी थी। उसी पर सारे रुपये लगा दिए। सोचा जीत गया तो तुम्हें नई गाड़ी गिफ्ट दूंगा। बदकिस्मती से इंडिया हार गया और मेरे रुपये डूब गए।
महिला सर पकड़कर धम्म से कुर्सी पर बैठ गई। उसकी धीमी धीमी सुबकियाँ वातावरण में फैलने लगी। पुरुष चुपचाप अपने मोबाइल में कुछ देखने लगा। कुछ देर बाद रूंधे हुए शब्द बाहर निकलने लगे। पापा पहले से जानते थे कि तुम्हें जुए सट्टे का शौक है। मुझे उन्होंने बहुत समझाया था, लेकिन प्यार में अंधी मैं सोचती रही कि शादी के बाद तुम्हारी ये आदत छुड़वा दूंगी। कितनी गलत थी मैं। अच्छी खासी तुम्हारी बैंक में नौकरी थी, वहाँ से भी रुपये गबन कर सट्टे में लगा दिए। अपने गहने बेचकर बैंक के रुपये लौटाकर तुम्हें जेल से तो बचा लिया, लेकिन तुम्हारी नौकरी नहीं बचा पाई। पुरुष ने अपनी निगाहें मोबाइल से नहीं हटाई। टेबल अटेंडेंट के आने पर धीमे से स्वर में उसने कॉफ़ी का ऑर्डर दिया, जो कुछ देर बाद आ गई। अब दोनों के बीच की बातचीत बहुत धीमी थी, चाहकर भी अदिति नहीं सुन पाई। कुछ ही देर में दोनों पति पत्नी अपनी अपनी कॉफ़ी खत्म कर वहाँ से चले गए। अदिति ने फिर से अंश को फ़ोन लगाया। इस बार रिंग जा रही थी। फ़ोन उठा लिया गया। अंश, तुम्हारा फ़ोन आउट ऑफ नेटवर्क क्यों आ रहा था? सॉरी यार, मैं रेस्तरां के बेसमेंट में था, वहाँ नेटवर्क नहीं आता। अंश की आवाज़ में एक लहराहट थी, जिसका कारण अदिति से छुपा नहीं था। कितनी देर में यहाँ पर आ रहे हो? बस 10 मिनट में पहुँचता हूँ। वास्तव में 10 मिनट बाद क्षीर सागर के गेट पर अंश खड़ा उस नीम अंधेरे में अदिति को ढूंढने का प्रयास कर रहा था। कुछ ही देर में दोनों आमने सामने बैठे थे। तुम लेट कैसे हो गए? सॉरी बॉस, घर से निकला तो सामने ही विक्रम मिल गया। उसके साथ 2 पुराने दोस्त और भी थे। वे माने नहीं और मुझे अपने साथ परफेक्शन में ले गए, जहाँ थोड़ी बियर पीनी पड़ी। तुम्हें पता है कि तुम्हारा यह शौक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मेरा कज़न सिर्फ इसी शौक के कारण एक्सीडेंट होकर मौत का शिकार हुआ है। सॉरी सॉरी सॉरी। मैंने तुम्हें विश्वास दिलाया तो है कि मैं शादी के बाद यह पूरी तरह छोड़